जानकारी देने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है और जीते हुए विधायकों के खिलाफ हारे हुए विपक्ष के उम्मीदवारों की तरफ से हाईकोर्ट में ये याचिका दर्ज कराई गई थी, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने सभी जीते हुए विधायकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इलेक्शन पिटीशन द्वारा जो है 40 से ज़्यादा जो है विधायकों के ऊपर जो है मामला दायर किया गया है माननीय उच्च न्यायालय में, जिसमें कि कुछ विधायकों को नोटिस दिया जा चुका है, कुछ को अभी देना बाकी है जो दिया जाएगा। जिसमें मेन मामला जो है 10-10 हज़ार करके जो बिहार का स्कीम था, उसके तहत जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये करके देना था, उसी के तहत उन लोगों को दिया गया था और इसमें जो है बिहार के विधायकों को जो है इसमें लपेटा गया है, जिसको लेकर के मामला दायर किया हुआ है माननीय उच्च न्यायालय में। कि वोट चोरी हुई है ये आम आवाम जानती है और चुनाव आयोग जिस तरह से ईवीएम का खेला किया है ये आम आवाम जानती है। वोट महागठबंधन को मिला है, रिजल्ट मिल रहा है एनडीए को, तो इसलिए कानून का शरण लेंगे और कानून जो कहेगा वो हम लोग मानेंगे। अज्ञानी लोगों ने इलेक्शन पिटीशन डाला है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाई कोर्ट में इसका मुकम्मल जवाब देंगे, चिंता मत करिए। थैंक यू सर। ये जो विपक्ष का जो आरोप है ये निराधार है, सच से परे है। अदर स्टेट में आप जाएंगे देखेंगे कि चुनावी मुद्दा, चुनावी एजेंडा जो होती है, सरकार परिवारों को, गरीब परिवारों को या अपने जो वोटर्स होते हैं या अपने समाज के जो लोग होते हैं या अपने क्षेत्र के जो लोग होते हैं या अपने प्रदेश के लोग होते हैं, ऐसे योजना लाती है जिसको सबके लिए होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग 10,000 रुपया सरकार ने दी तो उन लोगों को पैसा नहीं मिला, पैसा सब पार्टी सभी समाज के सभी वर्गों को मिला। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण मंगलम जी हैं। मंगलम जी, लगभग 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, क्या पूरा मामला है? मामला उनके द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया है अपने नॉमिनेशन के साथ, उसमें उनके द्वारा अब तथ्यों को छुपाया गया है। कुछ लोगों के द्वारा संपत्ति छुपाई गई है, कुछ लोगों के द्वारा अपना आपराधिक इतिहास छुपाया गया है, कुछ लोगों के द्वारा अपना बैंक बैलेंस छुपाया गया है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में निर्वाचन आयोग द्वारा जो परिपत्र जारी किए गए थे, उसमें उनको हर चीज़ की जानकारी देनी थी, लेकिन उनके द्वारा छुपाया गया है और इस तरह उन लोगों के द्वारा जनता को गुमराह कर वोट लिया गया है। यही मामला 42 विधायकों के खिलाफ माननीय पटना उच्च न्यायालय में जो कुछ हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके द्वारा अथवा किसी मतदाता के द्वारा लाया गया है। तो बिहार के नक्सली दयानंद मालाकार के एनकाउंटर का मुद्दा विधान परिषद में भी उठा और आरजेडी एमएलसी शशि सिंह ने कहा कि आरजेडी की जांच टीम ने इस पूरे मामले की पड़ताल की थी, जिसमें ये बात सामने आया कि पुलिस ने उनका एनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या की, जिस पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जवाब दिया और कहा कि पुलिस के रिकॉर्ड में दयानंद मालाकार एक हार्डकोर नक्सली था और उसके खिलाफ 21 मामले दर्ज थे। अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और उसी में वो भी मारा गया। रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल एक तरह से पकड़ करके और बुरी तरह से उसकी हत्या की गई है। वो मुठभेड़ नहीं था और वो हत्या थी और इसलिए अगर कोई अपराधी है सरकार के नजर में तो उसे पकड़ करके हमारे लिए न्यायालय दिया जाए, इसलिए वो मुठभेड़ नहीं था। मैं मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगी कि दयानंद मलाकार को एसटीएफ और जिला पुलिस बल के मुठभेड़ में उसकी हत्या हुई, मृत्यु हुई है। इसलिए यह स्पष्ट है, सरकार का स्पष्ट मानना है कि पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुआ और उनके खिलाफ लगभग 21 मामले दर्ज हैं। वो अपराधी थे, अपराधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार चलती है, उसमें कार्रवाई हुई। शादी बारात या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में कानफाड़ू डीजे की आवाज से लोगों को परेशानी पर सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। 15 दिन के भीतर ऐसे अवैध डीजे बजाने वालों और उन लोगों की तरफ से जिनकी तरफ से इसका इस्तेमाल किया जाता है उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनका डीजे भी जब्त किया जाएगा। निर्दलीय एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाया कि जिस तरह से डीजे बजाए जा रहे हैं
उससे कई लोगों को परेशानी होती है। लोगों को हार्ट अटैक तक की समस्या का सामना करना पड़ता है और डीजे पर गाने को लेकर कई बार मारपीट, फायरिंग और हिंसा की घटनाएं भी होती रही हैं, जिसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जिस पर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को भरोसा दिलाया कि 15 दिन के भीतर पूरे बिहार में बिना परमिशन बज रहे डीजे की जांच जरूर की जाएगी और उसे बंद भी करवाया जाएगा। श्रवण कुमार ने कहा कि बिना अनुमति के एक भी डीजे कहीं नहीं बजने दिया जाएगा। बिहार की एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है। हमने पूछा कि डीजे को प्रतिबंधित करके आप बजाने पर रोक लगाए हैं, बनाने पर रोक नहीं लगाए हैं, तो बनता रहेगा तो बजता रहेगा। दूसरा हमने कहा कि आप डीजे के लिए जो वाहनों की आकृति में चेंज करके लोग ट्रॉली बना देते हैं, तो उसको आप रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? तो प्रावधान हम लोग को लिखित दे दिया गया। तो प्रावधान बनाने के लिए महोदय हम नहीं पूछे, प्रावधान तो है ही। और डीजे बजने के कारण कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, गोली चलती है, अश्लील गाने बजते हैं और ट्रॉली धड़ल्ले से है। तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार? इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। और आपको हजारों हजार केस हो रहे हैं, इसके चलते थानों में जा रहे हैं, बहुत मामले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, उपद्रव हो रहा है, समाज में कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए। महोदय, इस पर माननीय गृह मंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी विषय है और यह परिवहन विभाग का भी विषय है। बिहार विधान परिषद का जो परिसर है, वहां से आज ही एक व्यक्ति 5 बजे ही बहुत तेज आवाज में अपने गाड़ी थी उस पर सामान लदा हुआ था, गाता बजाता हल्ला करते हुए जा रहा था। इस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि 15 दिन के अंदर पूरे राज्य भर में ऐसे जो गाड़ियों के बिना परमिशन का डीजे बनाया है उसकी जांच कराएंगे और उसको बंद भी कराएंगे महोदय। और ध्वनि प्रदूषण जो भी हो रहे हैं महोदय, उस पर भी नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगे। आज ही सड़क सुरक्षा से संबंधित आज समापन मीटिंग था महोदय। आज भी मैंने कहा है कि मनुष्य की सुरक्षा से संबंधित जो भी नियम हमारे परिवहन निगम में बनाए गए हैं उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। और माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, इस पर कड़ाई से पालन करेंगे और एक भी डीजे को हम बगैर परमिशन का चलने नहीं देंगे। तो बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से यहां पर आरजेडी के सभी नेता पोर्टिको में आकर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते नजर आए। मैट्रिक परीक्षा में देरी होने की वजह से छात्रा की आत्महत्या किए जाने के मामले पर राबड़ी देवी ने कहा कि 5 मिनट देर होने से कुछ नहीं जाता है, परीक्षा देने दिया जाना चाहिए। जिसने स्कूल में घुसने नहीं दिया वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सरकार पर सवाल खड़े करते हुए सरकार विपक्ष को हमेशा दबा देती है, ऐसे भी आरोप लगाए गए। देर हो गया तो क्या हुआ? माफ कर देता, घुसा देता, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। जो नहीं घुसने दिया उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मैडम धमकी दिया जा रहा है, परिवार को धमकी दिया जा रहा है जान से मारने का। मैडम परिवार को धमकी दिया जा रहा है जान से मारने का, छात्रा के परिवार को बचाने की जगह धमकी उन्हें दिया जा रहा है। सरकारें वैसे ही है, धमकी देने वाली सरकार है, सबके धमकी देता है सरकार, दबा के रखता है, बोलने नहीं देता है विपक्ष के, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे यहाँ विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो। सरकार अपना अहंकार में है। बेगूसराय में एक बार फिर ई रिक्शा चालकों की दबंगई सामने आई। किराए को लेकर हुए विवाद में ई रिक्शा चालकों ने अपने ही पैसेंजर के साथ जमकर मारपीट की। मामला नगर थाना क्षेत्र के हड़ताली चौक के पास का है और पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि रिक्शा चालक ने ज्यादा पैसे देने की डिमांड की। अब उन्होंने ज्यादा पैसे देने से जैसे ही इनकार किया तो ई रिक्शा चालक और उसके साथियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और उसके बाद मारपीट तक की गई। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर इस मामले को शांत करवाया। 40 रुपया लिया, काहे के लिए? क्या बोला? 40 रुपया ले लिया। कितना? कहाँ से आ रहा था? ट्रैफिक चौक पर। क्या बोला था? कि जो हम छोड़ देंगे कचहरी यहाँ मोड़ पर। अच्छा, आ लिया इधर। क्या रुपया? यहाँ 40 रुपया काट लिया। कितना कह के आया था? 30 रुपया। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एसवीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साहिबगंज में पोस्टेड जेई अमन कुमार को गिरफ्तार किया है।
एसयूवी टीम ने जेई अमन कुमार को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और यह कार्रवाई परिवादी राजकुमार तिवारी की शिकायत पर की गई। अभियंता ने पेपर ब्लॉक कराने के लिए वार्ड पार्षद पति से 25,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। एसबीयू की टीम ने योजना बनाकर छापेमारी की और 9,000 रुपए घूस लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। छपरा में बेखौफ अपराधी लगातार लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला डेरनी का है, जहां चोरों ने एटीएम और 25 लाख रुपए के कैश एटीएम से उड़ा लिए। एक गिरोह हाल के दिनों में आधा दर्जन एटीएम चोरी की घटनाओं का अब तक अंजाम दे चुका है। घटना के बाद डीआईजी ने यह दावा किया कि जल्द ही गिरोह को पकड़ा जाएगा और लूट के पैसे को बरामद किया जाएगा। मामले में मिले हैं हम लोगों को और हम लोग यह आशान्वित हैं कि जल्दी ही इस कांड का उद्भेदन कर देंगे। हम लोगों ने बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। और पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुजारी और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया है। चोरी करने के लिए पहुंचे चोर की तरफ से यह हमला किया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जाती है। फिलहाल इन दोनों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। चोरी की नीयत से मंदिर में चोर घुसे और विरोध करने पर पुजारी और उनकी पत्नी पर ही हमला कर दिया गया। इसके बाद शोर करने पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए और जो आरोपी चोर यहां पर मौजूद था उसे पकड़ा जाता और जमकर उसकी पिटाई की गई और उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले साल भी इस मंदिर से नाग की चोरी की गई थी। तो देखिए, चोर मंदिर को निशाना लगातार बना रहे हैं और इस घटना में भी पूर्णिया में चोर की तरफ से चोरी की नीयत से जैसे ही मंदिर में घुसने का प्रयास किया गया, पुजारी ने इसे देखा और उसके बाद विरोध करने पर पुजारी और उनकी पत्नी पर ही हमला कर दिया इस शख्स ने। हालांकि स्थानीय लोग यहां पर पहुंच गए और इस चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। 4 बजे सुबह जो है ना, तो मंदिर के लिए उठा था कि फूल तोड़ने के लिए। वहाँ से एक स्मैकर जो था ना, पता नहीं कैसे घुस गया उसमें। नहीं, हम यहाँ रहेंगे, मोबाइल दो, पैसा दो, ये दो, वो दो। बोला नहीं देंगे, भागने लगा ये घर दिस, बस इसको मारने लगा। दान पेटी तोड़ने का कोशिश की। हाँ, दान पेटी भी, इसका मोबाइल भी। तो इसके बाद फिर माँ हमारे वहीं थी। जी को मारा गया है। कोई आए थे सुबह में नाग वाग कुछ ऐसे चोरी वोरी करने के लिए, उस वजह से वो मतलब बाबा जी रोके उनको, तो इसीलिए वो लोग पूरा गुस्सा में आके वो पंडिताइन को और बाबा जी दोनों को पिटाई किए हैं। अभी चाची जो है पंडिताइन चाची, वो आईसीयू में भर्ती है। उनका बहुत ज्यादा सीरियस तबीयत हो गया है और बहुत ज्यादा ही मारा पीटा गया। इसके पहले भी मंदिर में एक बार नाग। मधुबनी से बड़ी खबर, जहां वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। आरा मशीन की जांच करने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची हुई थी और इसी हमले में 3 कर्मी घायल बताए जा रहे हैं। रुद्रपुर थाना के डुमरियाही की यह घटना है। इस मामले में 2 हमलावर हालांकि गिरफ्तार भी किए गए। जिले में चल रही कई अवैध आरा मशीनों की जानकारी के बाद ये एक्शन वन विभाग की तरफ से लिया जा रहा था, जिस दौरान वन विभाग की टीम पर ही देखिए कैसे यह हमला हो जाता है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और इसी हमले में 3 वनकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में चिंता पैदा करने वाली है। देखिए, किसी के हाथ में कुदाल है तो कोई रॉड लेकर वनकर्मियों के पीछे दौड़ता हुआ नजर आता है। अवैध तरीके से आरा मशीन का संचालन वन क्षेत्र में किया जा रहा था और जैसे ही वनकर्मियों को इसकी सूचना मिली, यहाँ पर दलबल के साथ ये टीम पहुंची थी, लेकिन उसी टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें 3 वनकर्मी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। और देखिए कैसे जरा भी कानून का डर इन लोगों के अंदर नजर नहीं आ रहा। मोतिहारी के पताही में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक संगठित गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के सरगना रोशन कुमार को नकली आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया। चंपापुर के राम प्रवेश राय ने 2900 रुपए देकर एक आधार कार्ड बनवाया जो नकली निकला। जब आधार कार्ड का उपयोग करने के लिए वो पहुंचे और जांच में आधार कार्ड फर्जी होने की बात सामने आई, जिसके बाद इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस अधिकारी और सीईओ से उन्होंने की। पताही के सीईओ नाजनी अकरम ने अपनी टीम के साथ इस साइबर कैफे में छापा मारा और संचालक को हिरासत में लिया गया।
और बड़ी खबर आ रही है सीवान से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। परीक्षा केंद्र से वीडियो वायरल मामले में न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। इस मामले में FIR दर्ज की गई है। गोरखपुर प्रसाद प्राइवेट ITI परीक्षा केंद्र से ये वीडियो वायरल हुआ था। परीक्षा के पहले दिन वीडियो वायरल किया गया। केंद्र अधीक्षक के बयान पर दरौंदा थाने में अब मामला दर्ज हुआ है। कॉलेज के स्टाफ के ऊपर भी ये मामला, जिसमें मैट्रिक परीक्षा के पहले ही दिन देखिए किस तरीके से परीक्षा केंद्र के अंदर से परीक्षा जब शुरू हो चुकी थी उस दौरान फेसबुक से लाइव कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बांका में संभावित यात्रा है और इसे लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। पिछले दौरे और चुनावी सभा के दौरान कटोरिया के लिए कई सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी, जिसमें डिग्री कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ कई अन्य योजनाएं भी शामिल थी। इसमें से कुछ योजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं और कुछ योजनाओं को तेजी से पूरा करने का काम जारी है, ताकि आगामी यात्रा के दौरान योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री कर सके। और अब बात AI इम्पैक्ट समिट की, जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि दूसरे देश की चीज को अपना बताकर पेश किया जाना एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे देश की छवि पर असर पड़ता है। देश में अभी AI समिट चल रहा है और इसके खत्म होने के बाद इसे लेकर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पर विचार जरूर होगा। उन्होंने कई शब्दों से खेलने का प्रयास किया कि गलत तरीके से कहा गया, गलत तरीके से समझा गया, पर एक बाहर किसी दूसरे देश की चीज को भारत में जब AI समिट हो रहा है उसमें इस तरीके से लाना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। बहरहाल फिलहाल अभी ये समिट चल रहा है, इसके बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से दुनिया के सामने कहीं ना कहीं एक गलत छवि में हमारे देश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, उस पर क्या कार्रवाई होगी, मुझे लगता है जल्द इसको भी सरकार तय कर लेगी। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए तेज प्रताप यादव। कागजी औपचारिकता के लिए कोर्ट में उनकी मौजूदगी है। जमीन के बदले नौकरी का मामला, जिसमें लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि कागजी जो प्रक्रिया है उस कागजी प्रक्रिया को पूरा करने के मकसद से उनकी मौजूदगी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो आपको बताते चलें कि जमीन के बदले नौकरी का यह मामला, जिसमें तेज प्रताप यादव इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में है और बताया जा रहा है कि कुछ कागजी औपचारिकताएं हैं, उसके लिए उनकी ये मौजूदगी है। पूर्णिया के बड़हरा कोठी अंचल के अंचलाधिकारी मोहन कुमार की गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें अंचलाधिकारी सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अंचलाधिकारी एक शादी समारोह से लौट रहे थे और तभी उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई। घटना सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के भौरा गांव के पास की है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। पांच आदमी सब बाराती गया था, उधर से रिटर्न जो हुआ ड्राइवर को पता नहीं चला थोड़ा, उस कारण जो है कहाँ से बारात गए थे? महाराष्ट्र से गया था बारात उधर बख्तियारपुर तक। अच्छा, तो फिर वहाँ से घर आ रहा था वापस। क्या बजे की घटना है? 4 बजे सुबह में, 4-5 बजे। कितने आदमी जख्मी हुए? 5 आदमी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में एक साथ दर्जनों कौओं की मौत से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बर्ड फ्लू की आशंका जाहिर की है। वहीं जिले के ग्रामीण इलाकों में लगातार कौओं की मौत की खबर आ रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल साफ तौर पर नजर आता है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को इस बात की आशंका है कि संभवतः ये कौओं की मौत जो है उसके पीछे बर्ड फ्लू हो सकती है वजह। हालांकि फिलहाल जांच जारी है। सैंडिस कंपाउंड मैदान में कौओं की मौत के बाद लोगों के अंदर अब बर्ड फ्लू की आशंका तेज होती है। जगह कौए की मरने की सूचना भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मरने की सूचना है, 1-2 कहीं 10 भी हैं। उसके बावजूद भी हम लोग जो भी हमारा डिसइंफेक्शन हो चुका है सभी जगह सैनिटाइज करवा रहे हैं
और जो कौवा मरे हैं उस कौवा को हम लगातार कौवों की मौत हो रही है। आज सैंडिस कंपाउंड मैदान में एक साथ दर्जनों कौवे मृत पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं स्थानीय लोग भी बर्ड फ्लू की आशंका से सहमे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भागलपुर के खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर लगातार कौवों की मौत होने की खबर सामने आ रही थी और एक बार फिर आज जो है सैंडिस कंपाउंड मैदान में दर्जनों कौवे मृत पाए गए हैं। विभाग की ओर से अब तक कोई एहतियातन कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार कौवों की मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू की जो आशंका है वो जाहिर की जा रही है। हालांकि विभाग की ओर से कहा गया है कि जगह को सैनिटाइज कराया जाएगा और जो मृत कौवे हैं उसका सैंपल कलेक्ट कर पटना भेजा जाएगा और जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार कौवों की मौत हो रही है तो सैंडिस कंपाउंड मैदान में जो लोग आते हैं टहलने के लिए वो कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू की आशंका जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। जमुई स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ पुराने फुटओवर ब्रिज का मलबा जो है वो रेल यात्रियों के लिए परेशानी बन चुका है। पिछले साल मार्च महीने में पुराने फुटओवर ब्रिज को तोड़ दिया गया था, लेकिन उसका मलबा महीनों बाद भी दोनों प्लेटफॉर्म पर यूं ही पड़ा हुआ है। मलबा नहीं हटने से यात्रियों को आने जाने में परेशानी होती है। लोगों ने कई बार इसे हटाने की मांग भी की, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं। जमुई स्टेशन पर जो पुराना जो फुट ओवर ब्रिज था उसे हटाया गया था रेलवे के द्वारा, लेकिन उसके मलबा को लेकर लापरवाही दिख रही है। जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2, उस पर जो पुराना फुट ओवर ब्रिज का मलबा उसी तरह से पड़ा हुआ है। और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो मलबा का जो पुराने फुट ओवर ब्रिज का मलबा है, देख सकते हैं किस तरह से ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पड़ा हुआ है। और जो ट्रेन आती है और ट्रेन के आने जाने पर जो यात्री जो ट्रेन पर चढ़ने वाले होते हैं या फिर उतरने वाले यात्री होते हैं उन्हें काफी परेशानी होती है। और आए दिन अगर देखा जाए तो हादसे की संभावना बनी रहती है कि कोई यात्री जो ट्रेन से उतर रहा है या फिर चढ़ रहा है वो किसी हादसे का शिकार हो सकता है। ये जो आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है सर जी, पब्लिक को तो बहुत परेशानी का झेलना पड़ रहा है जी सर। क्या दिक्कत होती है, क्या क्या परेशानी दिक्कत हो रहा है? आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा है, देख सकते हैं आप कैमरा में कैसे दिक्कत हो रहा है। ऐसा तो कई बार हुआ है कि लगेज टकराते हुए मैं गिर भी गया हूँ इसके साथ ताकि मैंने ये सारी चीजें बताई भी है, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ है अब तक। परेशानी यात्रियों के साथ है कि इस मलबे से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।